अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉ गेट एस्पिरेंट्स के लिए। आज के इस लेक्चर से आपकी कवरेज होगी 10 मार्क्स की, और ये 10 मार्क्स ऐसे 10 मार्क्स हैं कि जिसमें से आप 8 मार्क्स तो एनी हाउ ऑब्टेन कर ही जाएंगे। लॉ गेट में 10 मार्क्स आपके आते हैं लीगल एथिक्स के। तो आज का लेक्चर जो है वो है हमारा लीगल एथिक्स, प्रोफेशनल ऑफ कंडक्ट भी कहा जाता है, ठीक है, और लीगल एथिक्स के नाम से भी जाना जाता है। लीगल एथिक्स है क्या? अगर हम इसका बेसिक ओवरव्यू करें तो एक एडवोकेट को किस तरीके का बिहेवियर रखना चाहिए अदर एडवोकेट्स के साथ, पब्लिक के साथ, क्लाइंट्स के साथ, ठीक है, और जो है कोर्ट के साथ, ये हमारा आज का मोटिव है, या फिर लीगल एथिक्स के इन रूल्स का मोटिव है। लीगल एथिक्स के अंदर जो आपका पोर्शन है वो रूल नंबर 135 से लेके 175 बी तक है, और 135 से 175 बी तक जो रूल्स हैं वो सारे के सारे हमें 4 ड्यूटीज़ ऑफ एडवोकेट्स बताते हैं। कितनी ड्यूटीज़? जी, 4 ड्यूटीज़ ऑफ एडवोकेट हमें बताते हैं। 4 ड्यूटीज़ ऑफ एडवोकेट कौन कौन सी हैं? एक है कंडक्ट ऑफ एडवोकेट विद रिगार्ड्स टुवर्ड्स एनदर एडवोकेट, फिर आ जाता है कंडक्ट ऑफ एडवोकेट्स रिगार्ड्स टू क्लाइंट्स, फिर आ जाता है कंडक्ट ऑफ एडवोकेट टुवर्ड्स द कोर्ट, और फिर आपका आ जाता है कंडक्ट ऑफ एडवोकेट्स रिगार्ड टू द पब्लिक जर्नली। यानी कि एक वकील जो है हमारे माशरे का, उसका बिहेवियर कोर्ट में कैसा होना चाहिए, पब्लिक में बाहर लोगों के साथ कैसा होना चाहिए, दूसरे वकीलों के साथ कैसा होना चाहिए, ठीक है, और अपने ही क्लाइंट्स के साथ कैसा होना चाहिए। अब देखें, इन्होंने क्लाइंट्स को और पब्लिक को सेपरेट कर दिया। ये क्यों? क्योंकि क्लाइंट, जब एक एडवोकेट और क्लाइंट का आपस में एक रिश्ता होता है, वो एक अलग रिश्ता है, और पब्लिक के साथ एक अलग रिश्ता है। किस तरीके से? क्योंकि पब्लिक में मैक्सिमम वो अपनी बात रख सकता है, लेकिन क्लाइंट के साथ उसका उठना बैठना ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। आपने एक चीज़ याद रखनी है लीगल एथिक्स के हवाले से कि जो मैं आज आपको पढ़ाऊँगा, जो मैं आज आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा, वो सारी की सारी कोर्ट प्रैक्टिस से एडवर्स हैं। अगर मैं कहता हूँ कि एडवोकेट को ऐसा करना चाहिए, तो यूँ समझिए कि कोर्ट के अंदर आप वो चीज़ नहीं देखेंगे। अब मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊँगा कि एक वकील का जो बोर्ड का साइज़ होना चाहिए, वो साइज़ होना चाहिए 2x2 का। अब 2x2 कितना साइज़ होता है? वो साइज़ होता है कि जितना कि बाहर बोर्ड लगा हुआ है उतना साइज़ होना चाहिए, या उससे थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। अब आप ये देखें, क्या आपने आज तक किसी एडवोकेट के ऑफिस के बाहर ये साइज़ देखा है? जी, 1.5x2 का साइज़ आपने नहीं देखा होगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि जो मैं आज आपको पढ़ाऊँगा वो सारा कुछ प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होगा। अब अगर मैं कह रहा हूँ आपको कि एक वकील को किसी जो है दूसरे वकील के साथ ऐसा बिहेवियर रखना चाहिए, तो वो कभी भी नहीं रखेगा। अब लीगल एथिक्स ये कहती है कि जब एक एडवोकेट अपने क्लाइंट के साथ कोई मीटिंग कर रहा है, अपने क्लाइंट के साथ कोई बात कर रहा है, या कुछ भी उसके साथ जो है अपनी बात जो है रख रहा है उसके सामने, तो दूसरा कोई एडवोकेट उसके क्लाइंट से उसकी एब्सेंस में बात नहीं करेगा। लेकिन आप कोर्ट प्रैक्टिस में देखेंगे कि अगर मैंने किसी क्लाइंट का कोई केस लड़ा, ठीक है, और मेरी एब्सेंस में मैं अगर देर से आ गया, तो कोई भी एक और एडवोकेट आता है, वो कहता है कि आपका वकील जो है आपको गुमराह कर रहा है, और आप जो है उसकी बात ना सुने, वो हो सकता है आपको मिसगाइड कर रहा है, मेरी एब्सेंस में दूसरा वकील ये कर रहा है। दैट मीन्स कि दिस इज़ एन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। सही है। चलें स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 134 क्या कहता है? रूल नंबर 134 कहता है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी एडवोकेट टू अपहोल्ड ऑल टाइम्स डिग्निटी एंड हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ हिज प्रोफेशन। कि वकील की जिम्मेदारी है कि वो क्या करेगा? अपने स्टैंडर्ड को बरकरार रखेगा और अपनी डिग्निटी को अपहोल्ड करेगा। अब यहाँ से जो सवाल आएगा, यहाँ से सवाल आपका क्या आएगा? यहाँ से सवाल आपका आएगा कि अपहोल्ड। अच्छा, इसके अंदर कुछ पेजेस आगे करें तो यहाँ पर आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, वो ओपन करें, उसमें आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। यहाँ से, यहाँ से
उसके बाद रूल नंबर 135 क्या कहते हैं, एडवोकेट शल नॉट सॉलिसिट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कि कभी भी एक एडवोकेट को चाहिए कि कभी भी क्या नहीं करे, प्रोफेशनल एडवर्टाइजमेंट ना करे। क्या सोशल मीडिया पर आप नहीं देखते कि एडवोकेट ड्रेस पहनकर और अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं? क्या आप यूट्यूब पर नहीं देखते कि एडवोकेट ड्रेस पहनकर अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं? या फिर क्या आप ये नहीं देखते कि आजकल के यंग एडवोकेट्स जब भी एक केस जीत रहे हैं तो केस जीतने के बाद वो जो है ऑर्डर को सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं कि हमने आज इसकी बेल करवा दी, हमने आज उसकी बेल करवा दी, या हमने आज ये ऑर्डर ले लिया। जस्ट एक मिनट, ये जूम पे मीटिंग अरेंज करना है। ठीक है, उसके बाद अब ये क्या है, अब यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास जो रूल नंबर 162 है, रूल नंबर 162 हो गया, और रूल नंबर 162 के अलावा जी, रूल नंबर 162 ही एक वाहिद रूल है जिसके अंदर आपको एक वर्ड मिलेगा शुड नॉट का। कौन सा वर्ड मिलेगा? शुड नॉट का। इससे हट के जितने भी रूल्स हैं उन सब में आपको एक वर्ड मिलेगा शल नॉट, शल नॉट, शल नॉट। कहीं भी आपको मे नॉट का वर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि अक्सर लोग ये पूछते हैं कि सर शल कहाँ आएगा, मे कहाँ आएगा। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, लीगल एथिक्स में भी मे, शल, शुड के सवाल आते हैं। तो शुड का वर्ड आपने बस अपने जहन में ये रखना है कि 162 के अंदर शुड का वर्ड है, शुड नॉट के नाम से। उससे हट के जितने भी रूल्स हैं लीगल एथिक्स के अंदर उन सब में शल नॉट का वर्ड है, मे का तो कहीं जिक्र है ही नहीं। तो आप गलती से भी मे या मे नॉट में टिक मत कीजिएगा लॉ गेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद 137, एन एडवोकेट शल नॉट कम्युनिकेट अबाउट अ सब्जेक्ट कंट्रोवर्सी विद द पार्टी रिप्रेजेंटेड बाय एन एडवोकेट इन एब्सेंस ऑफ विदाउट कंसेंट ऑफ सच एडवोकेट। वही बात आ गई जो मैं आपको रिपीट करवा रहा था कि मैं अगर अपने क्लाइंट को की दिफा कर रहा हूँ कोर्ट के अंदर, और अगर मेरी एब्सेंस में कोई और एडवोकेट आता है तो उससे वो बात भी नहीं कर सकता। मैक्सिमम ये पूछ सकता है आपका क्या केस है, आपके हालात कैसे हैं, बस। ये नहीं पूछ सकता कि आपका एडवोकेट कौन है, वो आपका केस किस तरीके से टैगल कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है। गलत कर रहा है तो आप मेरा वकालतनामा दे दें। ये सारी की सारी लीगल एथिक्स के खिलाफ हैं, जो कि कोर्ट प्रैक्टिस में है लेकिन लीगल एथिक्स के खिलाफ है। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया कि जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा ये सारी की सारी एडवर्स होंगी हमारी प्रैक्टिस के। उसके बाद एन एडवोकेट शल नॉट इन द एब्सेंस ऑफ अपोजिट पार्टी कम्युनिकेट और आर्ग्यू बिफोर अ जज जुडिशियल ऑफिसर एक्सेप्ट इन ओपन कोर्ट। यानी कि अगर दो एडवोकेट हैं, मैं एडवोकेट हूँ, मिस्टर आकिब जो है डिफेंडेंट साइड के एडवोकेट है, मैं प्लेंटिफ का एडवोकेट हूँ। तो मिस्टर आकिब की एब्सेंस में अब मैं देखता हूँ ये बहुत होशियार वकील है और बहुत अच्छा बोलने वाला है, तो मैं इनकी एब्सेंस में क्या करता हूँ, इनकी एब्सेंस का फ़ायदा उठा के जज को कन्विंस नहीं कर सकता, ठीक है। अगर जज को कन्विंस कर भी गया तो जज कभी भी इसके एब्सेंस में एडवर्स ऑर्डर पास नहीं करेगा। सही है, ये क्या है, ये भी लीगल एथिक्स के खिलाफ है, लेकिन वकील क्या करते हैं, इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद 139, अ क्लाइंट्स प्रोफर ऑफ assistance of additional advocate should not be regarded as evidence want of confidence, कि क्लाइंट कभी भी क्या नहीं कर सकता, एक्स्ट्रा एक एडवोकेट को ला नहीं सकता। किस लिए? कि जब जो है जरा होगी तो ये एडवोकेट जरा करेगा। क्योंकि देखिए, अगर आप स्टार्टिंग से ट्रायल के कमेंस होने के बाद से आपने एक वकील हायर किया है, अगर बीच में वो वकील आप हटा के दूसरा लाना चाहते हैं तो ठीक है। एक क्लाइंट एक है, दो वकील नहीं रख सकता, एक ही वकील रखेगा। जब दो वकील रखेगा वो आपस में ही नहीं बनेंगे तो वो जज को क्या कन्विंस करेंगे।
उसके बाद नो डिवीजन ऑफ फीस विद द पर्सन फॉर लीगल सर्विस इन प्रॉपर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डिवीजन ऑफ फीस नहीं होगी। किस तरीके से? मिस्टर आकिब ने मुझे केस ला के दिया कि सर ये केस है, आप इस केस को चलाएं, और मैं इसको कहता हूँ ठीक है ये केस मिला है मुझे, इसकी फ़ीस 50,000 मिली है, 25 आप रखें 25 में रखता हूँ, ठीक है, या फिर 20 आप रखें 30 में रखता हूँ। हमारे माशरे के अंदर यही सब चल रहा है, प्रैक्टिस यही चल रही है, लेकिन ये किसके खिलाफ है? लीगल एथिक्स के खिलाफ है। उसके बाद 142 अपहोल्ड ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन अकॉर्डेंस विद रोल ऑफ एडवोकेट्स मेंटेन बाय द बार काउंसिल, कि जो बार काउंसिल ने प्रेसिडेंट बनाए हैं उसको वकीलों ने अपहोल्ड करके रखना है। अपहोल्ड किस तरीके से? कि ये जो पूरी लीगल एथिक्स है, इस पूरी लीगल एथिक्स को बरकरार रख के आगे चलना है। उसके बाद 143 जूनियर और यंगर मेंबर शुड ऑलवेज रिस्पेक्टफुल टू द सीनियर एडवोकेट। किस तरीके से? अगर एक तरफ आप आ गए प्लेंटिफ साइड से, अपोजिट साइड में सर खड़े हुए हैं, तो आपने ऐसे नहीं आके और एकदम से शुरू हो जाना है कि माय लॉर्ड इसने ये कर दिया, योर ऑनर उसने ये कर दिया। आपने पहले अपने सीनियर को मौका देना है कि सर आप बेशक एडवर्स में हैं लेकिन सर आप पहले बोलें। वन 139 शुड नॉट, हाँ, तो शुड नॉट में शुड नॉट आपको 2 से 3, 1 या 2 जगह मिलेगा बस, बाकी सारी जगहों पे शल नॉट का वर्ड है। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद आ जाता है वेयर मोर देन वन एडवोकेट इज़ इंगेज्ड इन वन साइड राइट सीनियर मेंबर। अच्छा, मिसाल के तौर पे कि प्लेंटिफ की जगह पे मिस्टर आकिब भी हैं, मैं भी खड़ा हूँ, आप भी खड़े हैं, हम तीनों के तीनों खड़े हैं। किस लिए खड़े हैं? क्योंकि प्लेंटिफ एक से ज़्यादा है। प्लेंटिफ कितने हैं? प्लेंटिफ एक से ज़्यादा है, प्लेंटिफ 1, प्लेंटिफ 2, प्लेंटिफ 3। तो पहले हम किसको मौका देंगे? पहले हम सीनियर काउंसिल को मौका देंगे कि पहले हमारे सीनियर काउंसिल बोलें, बाद में हम बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास अच्छे सीनियर होते हैं तो वो क्या करते हैं? वो जूनियर्स को मौका देते हैं, अपने ही जूनियर्स को मौका देते हैं केस चलाने के लिए। किस लिए? ताकि वो जूनियर खुद बोल के और ख़ुद केस चला के खुद कुछ ना कुछ सीखे। जब एक सीनियर एक जूनियर को पीछे रखता है तो वो जूनियर लाइफ टाइम पीछे ही रहता है। अगर वो सीनियर उसको मौके देता है कि आप उस कोर्ट में जाएं, आर्गूमेंट्स करें, उस कोर्ट में जाएं, क्रॉस करें, या फलां कोर्ट में जाएं, ये एप्लीकेशन दें, तो फिर इससे क्या होता है? जो जूनियर है वो आहिस्ता आहिस्ता करके खुद मोटिवेट भी होता है और फील्ड में मैदान में उतरने के बाद उसको बोलना भी आता है। फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम घबराहट होगी, पैर लड़खड़ाएंगे जज के सामने, लेकिन उसके बाद आप जो है बोलना सीख जाएंगे। उसके बाद एक और वर्ड है, ये वर्ड आपने याद रखना है। कौन सा वर्ड है? 150 के तहत एन एडवोकेट शैल नॉट किमिंगल द प्रॉपर्टी ऑफ क्लाइंट विथ हिज ओन। किमिंगल का मतलब क्या है? किमिंगल का मतलब होता है मिक्सअप करना। मिसाल के तौर पे क्लाइंट आया आपके पास, उसने कहा मेरी 5 एकड़ ज़मीन है और उस ज़मीन पर जो है बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है, खून खराबे का झगड़ा हो गया है, कब्ज़ा भी मेरे पास नहीं है और मैं बड़ा ही फंस गया हूँ इस केस के अंदर। अब आप उससे पूछते हैं कि ये ज़मीन कितने की है? वो आपको कहता है कि ये ज़मीन है इस टाइम पे, अगर कब्ज़ा छुड़वा दें तो ये ज़मीन तकरीबन 4 करोड़ की है। अब आपके जहन में एज एन एडवोकेट लालच आ जाती है, आप उसको कहते हैं ठीक है ये ज़मीन से कब्ज़ा छुड़वाना मेरा मसला है, इस ज़मीन से जो है जितने भी लीगल प्रोसीडिंग्स है वो मैं ख़ुद टैगल करूँगा, ये ज़मीन मुझे आज के आज तुम बेचो 3 करोड़ की या 2 करोड़ की। तो अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप एक क्लाइंट की प्रॉपर्टी के साथ अपनी प्रॉपर्टी को किमिंगल मिक्सअप कर रहे हैं, यानी उसकी प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, यानी कि उसकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं एज बीइंग एन एडवोकेट। अफसोस की बात है, कहना पड़ रहा है, लेकिन प्रैक्टिस में यही चल रहा है, सही है। तो ये जो मिक्सअप करना है ये भी लीगल प्रोसीडिंग्स के ख़िलाफ़ है, लीगल एथिक्स के ख़िलाफ़ है। उसके बाद एन एडवोकेट शल नॉट एडवाइज़ द कमेंसमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिफेंस द केस। कभी भी आप जो है क्या नहीं कर सकते? एडवाइस नहीं दे सकते कि प्रोसिक्यूशन ली जाए या फिर डिफेंस किया जाए इस केस का। किस तरीके से? आप एक एडवोकेट हैं, आप कभी भी क्लाइंट को ये मशवरा नहीं दें कि आप जो है बिला वजह इस पर केस कर दें। कोई वजह है नहीं, लीगल वजह है नहीं, लीगल रेमेडी बनती है तो चलो ठीक है। अब एक शख्स जो है यहाँ से गुजर रहा है, कोई छोटा मोटा झगड़ा है, आप उसको कह रहे हैं इसको लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर हम देख लेंगे, तो ये गलत मशवरे देना अपनी फ़ीस लेने के लिए, ये भी लीगल एथिक्स के ख़िलाफ़ है। एन एडवोकेट इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी शल नॉट एडवाइज द वायलेशन ऑफ एनी लॉ।
फिर आ गया शल नॉट। ठीक है, अभी तक हम एक रूल से हट के बाकी सब में किस में चलें, शल नॉट शल नॉट शल नॉट। कि एडवोकेट को ऐसा करना ही नहीं चाहिए, एडवोकेट को ऐसा करना ही नहीं चाहिए, मैंडेटरी प्रोविजन है कि कभी भी प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवोकेट कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म नहीं करेगा कि जो कि क्या करे, वायलेशन ऑफ लॉ करे, कानून की खिलाफ वर्जी करे। अब आप ये सोचें अपने जहन के अंदर कि आपकी लाइफ की प्रैक्टिस के अंदर वकीलों ने ऐसे ऐसे कौन कौन से काम किए हैं जो कि वायलेशन ऑफ लॉ में आते हैं, बहुत सारे किए होंगे। उसके बाद इट इज़ द राइट ऑफ एन एडवोकेट टू अंडरटेक द डिफेंस ऑफ अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ क्राइम रिगार्डलेस ऑफ हिज पर्सनल ओपिनियन। पर्सनल ओपिनियन से हट के एक एडवोकेट की ड्यूटी है कि वो क्या करे, दिफा करे एक क्रिमिनल की। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने क्या कहा कि आज मैं भी साहिब औलाद होगी, लेकिन इसका एडवर्स भी है कि पैदा हुआ वकील तो एक मुल्ज़िम ने कहा कि आज मैं भी साहिब आवाज़ हो गया। क्योंकि देखिए, एक मुल्ज़िम तब तक मुल्ज़िम है जब तक उस पर जुर्म साबित नहीं हुआ। हमारी मेंटेलिटी माशरे की ये है कि अगर किसी पर एफ़आईआर हुई है तो ये मुजरिम है। वो मुजरिम तब करार होगा जब उस पर कोर्ट उसको क्या कर दे, जजमेंट में लिख दे कि ही इज़ गिल्टी फॉर दिस ऑफेंस। ठीक है, जब तक ट्रायल चल रहा है, अंडर ट्रायल है, अंडर ट्रायल कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। अक्यूज़ क्या है, मुल्ज़िम है, उस पर इल्ज़ाम लगा है कि उसने वो जुर्म किया है। बहुत सारे मुल्ज़िम ऐसे हैं कि जिन पर बिला वजह इल्ज़ामात लगते हैं, तो क्या उनको दिफा नहीं मिलनी चाहिए? आप अगर हमारे माशरे की मेंटेलिटी ये है कि वकील तो कमाता ही हराम है, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आप चाहते हैं हलाल कमाना तो आप वो केसेस उठाएं जिसमें आपको लगता है कि ये केसेस जीतने के काबिल हैं। ये केसेस ऐसे हैं कि जो कि कॉम्पिटेंट केसेस हैं, और इन केसेस को जीत कर हमें दुआएं भी मिल सकती हैं, हमें नाम भी कमा सकते हैं हम। ज़रूरी तो नहीं आप गलत बंदे का केस उठाएँ, डिफ़ाल्टर बंदे का केस उठाना ज़रूरी तो नहीं है। आप उन लोगों का केस उठाएँ कि जो कि राइट पर हो अपने। अच्छा, उसके बाद आ जाता है इन फिक्सिंग फीस एडवोकेट शुड एडवाइज चार्जेस विच ओवर एस्टिमेट देयर एडवाइस एंड सर्विसेज एज वेल एज दोज विच अंडर वैल्यू देम। कि जब आप फिक्सिंग की बात करें कि कोर्ट की फ़ीस इतनी होगी या जो है हमारे कंसल्टेशन की फ़ीस इतनी होगी, वकील की फ़ीस इतनी होगी, तो उसमें अक्सर एडवोकेट्स ऐसा भी करते हैं कि कोर्ट की फ़ीस 15,000 है, क्लाइंट को बताएंगे 30,000। जहाँ कोर्ट फ़ीस नहीं भी लगती वहाँ भी बता देंगे यहाँ भी कोर्ट फ़ीस लगती है। मैंने ऐसे भी एडवोकेट देखे जिसने 22 AB की पिटीशन में भी क्लाइंटों से कोर्ट फ़ीस ली है 15,000। ठीक है, तो ऐसा हरगिज़ ना करें, क्योंकि उस क्लाइंट को आगे चल के किसी न किसी से पता चल जाएगा, तो जब उसको पता चलेगा दोबारा वो आपके पास नहीं आएगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि वंस अ क्लाइंट इज़ ऑलवेज अ क्लाइंट। आप क्लाइंट के सामने अपना नाम बनाने के लिए बेशक उसका काम फ्री में भी कर दें, एप्लीकेशन लिखनी है फ्री में लिख दें, अगली बार जब उसके साथ कोई बड़ा मसला होगा उसको याद आप आएंगे, फ़ौरन वो आपको कॉल करेगा। समझ रहे हैं? उसके बाद कंट्रोवर्सीज विद क्लाइंट कंसर्निंग कंपनसेशन आर टू बी अवॉइडेड बाय द एडवोकेट एज फार शैल बी इन हिज सेल्फ रिस्पेक्ट। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट ने आपकी फ़ीस ले ली, सॉरी फ़ीस खा गया क्लाइंट, आपसे बात हुई थी 1 लाख की, 70,000 दिए, 30,000 क्लाइंट खा गया। अब आप भी उस केस के अंदर अपीयर नहीं हो रहे, और आपके अपीयर ना होने की वजह से क्लाइंट ने दूसरा एडवोकेट कर लिया। जब दूसरा एडवोकेट किया ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, आप कोर्ट में आके कहते हैं कि ये क्लाइंट मेरी फ़ीस खा चुका है, ये भी लीगल एथिक्स के ख़िलाफ़ है। अच्छा देखें, फ़ीस के बारे में मैं अक्सर जो है एक मशवरा देता हूँ यंग एडवोकेट्स को कि फ़ीस आपने किस तरीके से लेनी है। देखिए, जब तक क्लाइंट का काम आप में फंसा हुआ है तब तक क्लाइंट आपको फ़ीस देगा। जब क्लाइंट का काम ख़त्म हो गया वो आपको 1 रुपया भी नहीं देगा। इवन हमारे प्रोफेशन में भी ऐसा ही, टीचिंग प्रोफेशन में भी ऐसा ही है। जब तक लॉ गेट पास नहीं होती तब तक स्टूडेंट फ़ीस देगा, जब लॉ गेट पास हो जाएगी उसके बाद वो थैंक्स भी नहीं कहता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ज़र्फ़ वाले होते हैं, वो फ़ीस भी दे जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपने फ़ीस किस तरीके से चार्ज करनी है, ये मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। फ़ीस आपने इस तरीके से चार्ज करनी है, अगर आपने उससे फ़ीस चार्ज करनी है 2 लाख रुपीज़ बिलफ़र्ज़, आपने क्या करना है, आपने 1.5 लाख रुपये उससे एट ए टाइम ले लेना है।
अब अगर 1.5 लाख रुपये आप 2 लाख रुपये बिल फर्ज आप उससे ले लेते फर्स्ट हेयरिंग पे, तो वो हेयरिंग 1 साल के बाद भी चलती, पॉसिबिलिटी है। 6 महीने बाद वो क्लाइंट आपको पसंद नहीं आता। कहने का मकसद क्या है, 6 महीने बाद आपको उसका चेहरा भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो आपने उससे फ़ीस चार्ज की है 2 लाख की, 4 लाख की, वो आप खा चुके हैं। तो 6 महीने के बाद वो क्लाइंट आपको अच्छा हरगिज़ नहीं लगेगा। अब इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि अगर आपने 2 लाख फ़ीस चार्ज कर दी है, तो 2 लाख की जगह आप उसको कहें कि मैं आपसे फ़ीस लूँगा 1 लाख या 1.5 लाख लूँगा एट अ टाइम। बाकी जो मैं फ़ीस लूँगा आपसे वो हर हेयरिंग पे 5,000 करके लूँगा। जब 5,000 हर हेयरिंग पर आपको मिलेंगे तो आप भी बाउंड हो गए कोर्ट में जाने के लिए, ठीक है, और वो भी बाउंड हो गया कोर्ट में आने के लिए। इससे कभी भी आपका बिहेवियर ख़राब नहीं होगा अपने क्लाइंट के साथ, फेस वैल्यू भी ख़राब नहीं होगी अपने क्लाइंट के साथ। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद व्हेन एन एडवोकेट इज़ अ विटनेस ऑफ हिज क्लाइंट एक्सेप्ट एज टू merely formal matters such an interested in custody of instrument and the like, he should leave the trial of the case of other advocates। कि जब एक एडवोकेट खुद से एक विटनेस हो किसी मैटर के अंदर, तो वो क्या करेगा, वो उस मैटर को खुद नहीं चलाएगा, दूसरे एडवोकेट पर छोड़ देगा, दूसरे एडवोकेट उस मैटर को चलाएंगे। उसके बाद व्हेन नो हार्म will result from a trial at the different time, agreeing to an extension of the time filing written statement cross interrogatories like advocate must be allowed to judge himself। जहाँ पर बात आएगी किस चीज़ की, कि यहाँ पर ट्रायल जो है डिफरेंशिएट क्रिएट करेगा, सिविल ट्रायल भी हो सकता है, क्रिमिनल ट्रायल भी हो सकता है, डिफरेंशिएट क्रिएट करेगा। तो वहाँ पर क्या किया जा सकता है, वहाँ पर एडवोकेट को अगर लगता है कि मुझे रिटन स्टेटमेंट फाइल करनी चाहिए, मुझे रिटन स्टेटमेंट में टाइम लेना चाहिए, तो वो ले सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखें, रूल नंबर 158 के अंदर मस्ट बी का वर्ड है, इसको आप पेंसिल पेन से हाईलाइट कर दें। क्या वर्ड है? मस्ट बी। एक आगे आपका मस्ट बी, 2 आगे आपके शुड बी, उससे अलावा आपके आगे वर्ड्स शल नॉट। उसके बाद रूल नंबर, नेक्स्ट जो रूल है वो क्या बात करता है? नेक्स्ट जो रूल है वो क्या बात करता है? ड्यूटी ऑफ एडवोकेट्स टुवर्ड्स द कोर्ट, कि एक वकील का बिहेवियर कैसा होगा कोर्ट में। सही है। एक वकील का बिहेवियर कैसा होगा कोर्ट में। अब यहाँ पर 159 को अगर ज़रा आप पढ़ें तो 159 क्या कहता है? इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टू मेंटेन टुवर्ड्स द कोर्ट रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड। अब अक्सर आप देखते हैं कि जज के आगे एडवोकेट आते हैं पूरी टीम लेके, और वो कहते हैं योर ऑनर ये हो गया वो हो गया। जब जज उसके खिलाफ कोई जो है और एडवर्स ऑर्डर पास करने जा रहा होता है, तो वो फिर उसको देखते हैं कि अच्छा आप हमारे खिलाफ ऑर्डर पास करेंगे, करके तो दिखाएं। ये कोर्ट का डेकोरम ख़राब कर रहे हैं, ये एडवोकेट्स क्या कर रहे हैं? कोर्ट का डेकोरम ख़राब कर रहे हैं और अपने प्रोफेशन का भी नाम बदनाम कर रहे हैं। उसके बाद 160 क्या कहता है? एन एडवोकेट शल नॉट एडवाइज अ पर्सन whose testimony should establish a material fact to avoid service of process to conceal himself, otherwise to make testimony unavailable। कि कभी भी एक वकील को नहीं चाहिए कि वो किसी क्लाइंट को ये मशवरा दे कि आप जो है ख़ुद को कंसील करें, ख़ुद को छुपाएं इस लीगल प्रोसीडिंग से। जब आपके खिलाफ कोई लीगल प्रोसीडिंग हो रही है, तो अगर आपको लगता है कि आप अपनी हक पर हैं, तो आपको चाहिए, वकील को चाहिए कि आपको ये मशवरा दे कि आप उसको फेस करें, ये नहीं चाहिए कि आपको कहे कि आप छुप जाएं। उसके बाद 161 एन एडवोकेट शल नॉट इंटेंशनली मिसकोट टू अ जज, जुडिशियल ऑफिसर, जूरी ऑफ अ विटनेस। कि कभी भी एक वकील को नहीं चाहिए कि वो जूरी किसको कहते हैं? जब आपके सामने एक से ज़्यादा जज बैठे होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? जूरी कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? जूरी कहेंगे। सही है। हाई कोर्ट में एक से ज़्यादा जस्टिस बैठे हुए होते हैं, तो जज के सामने कभी भी वो विटनेस को मिसकोट नहीं करेगा, मिसलीड नहीं करेगा, झूठे गवाह पेश नहीं करेगा। क्या झूठे गवाह पेश किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं? पेश किए जाते हैं। 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार पे झूठे गवाह पेश किए जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक और वर्ड आ गया 162, दोबारा नोट डाउन करें। 162 एन एडवोकेट शुड नॉट कम्युनिकेट और आर्ग्यू प्राइवेटली विथ अ जज एज टू मेरिट्स पेंडिंग काज एंड रिबट।
रिबट का मतलब क्या होता है, जब आप आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं रिटन स्टेटमेंट के, तो आर्ग्यूमेंट्स के बाद, आपके आर्ग्यूमेंट्स के बाद जो एडवर्स एडवोकेट जो बोलेगा, जो आर्ग्यूमेंट्स करेगा, उसको रिबटल कहा जाता है। कि एडवोकेट शुड नॉट कम्युनिकेट और आर्ग्यू। 162 रिब्यूट, अच्छा रीबुक, सही। अब मिसाल के तौर पे कि एक एडवोकेट को हरगिज़ क्लाइंट की एब्सेंस में या वकील के एब्सेंस में जज के सामने आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने चाहिए, चाहे वो आर्ग्यूमेंट्स रिबटल के हों, चाहे वो आर्ग्यूमेंट्स जो है जज को कन्विंस करने के हों, या क्लोजिंग स्टेटमेंट हो। उसके बाद द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टू इंगेज पब्लिक प्रोसिक्यूशन इज़ नॉट टू कन्विक्ट बट टू सी जस्टिस इज़ डन। मतलब कि एक वकील का बेसिक प्रोफेशन का काम क्या है कि वो ये देखे कि आया कि इंसाफ हो चुका है या नहीं, ना कि एक अक्यूज़्ड को, एक जो है अक्यूज़ को जेल तक पहुंचाना। मिसाल के तौर पे कभी कभी ऐसा होता है कि झूठे गवाह पेश कर कर, आप ये भी देखते हैं कोर्ट के अंदर कि एक वकील क्या करता है, झूठे गवाह पेश कर कर एक बेगुनाह को भी जेल पहुंचवा देता है। तो वकील का बेसिक प्रोफेशन यानी कि एडवोकेट की बेसिक ड्यूटी क्या है, वो ये देखे कि आया कि इंसाफ फराम हुआ है या नहीं। यहाँ पर वर्ड्स अगर आप देखें, क्या कह रहा है कि द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट इंगेज्ड इन पब्लिक प्रोसिक्यूशन इज़ नॉट कन्विक्ट, कि प्रोसिक्यूशन कन्विक्ट हुई है या नहीं हुई, उसका बेसिक काम ये नहीं है, बल्कि ये है कि जस्टिस इज़ डन और नॉट। अगर मुझे लगता है कि मेरे मुल्ज़िम ने जुर्म किया है और उसने ज़्यादती की है किसी के साथ, किसी का मर्डर किया है, किसी का रेप किया है, तो मेरी बेसिक ड्यूटी है कि मैं कोर्ट को असिस्ट करूं और कोर्ट को ये बताऊं कि इसने जुर्म किया है। क्या कभी ऐसा होगा? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मैं हमेशा अपने ही क्लाइंट की दिफा कर रहा हूँ कि मेरा क्लाइंट जो है वो बेगुनाह है और इससे ज़्यादा मासूम तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। तो लीगल एथिक्स इस चीज़ के ख़िलाफ़ है। लीगल एथिक्स क्यों ख़िलाफ़ है इस चीज़ के, कि अगर किसी शख्स ने जुर्म किया है तो आप उसको सज़ा पहुँचवाएँ, क्योंकि वो शख्स अगर बाहर जाएगा तो दूसरे भी जुर्म करेगा। लेकिन वकील साहब क्या करते हैं, जब कोई बड़ा ट्रायल फेस करवाने के बाद एक गुनाहगार को बाइज़्ज़त बरी करवाते हैं या बेनिफिट ऑफ डाउट पर बरी करवाते हैं, तो वो कहते हैं कि हमने तुम्हें बाइज़्ज़त बरी करवा दिया, तो हमने बड़ी आज जीत हासिल कर ली। तो यह आखिरत ख़राब करने वाली बात है। उसके बाद पब्लिकेशंस इन न्यूज़पेपर बाय एन एडवोकेट एज टू पेंडिंग लिटिगेशन में इंटरफेयर विथ अ फेयर ट्रायल इन अ कोर्ट्स। क्या आपने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि वकील जब कोई केस जीतता है तो उसका नाम हेडलाइंस पे आ जाता है, न्यूज़पेपर पे भी आता है और न्यूज़ चैनल्स पर भी आता है, आया था ना न्यूज़ चैनल्स पर भी। किस लिए आता है? ताकि लोग जब देखें कि इस वकील ने तो ये केस जीत लिया है, इस वकील ने केस जीत लिया, तो कल कल को हम भी इसको केस देंगे। रिकॉर्डिंग चल रही है? ठीक है। अच्छा, उसके बाद इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एडवोकेट्स टू अपीयर इन कोर्ट व्हेन द मैटर इज़ कॉल्ड एंड इफ़ इट इज़ सो पॉसिबल टू मेक सेटिस्फैक्ट्री अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स। के बेसिक ड्यूटी क्या है एडवोकेट की, कि वो कोर्ट में अपीयर हो 166, और जब उसको बुलाया जाए तब ही वो जाए और जितना हो सके कोर्ट को असिस्ट करे, कोर्ट को गुमराह ना करे। जो कोर्ट को वकील गुमराह करता है तो फिर बाद में उस वकील की जज के सामने कोई इज़्ज़त नहीं रहती। एन एडवोकेट शुड इन जर्नल, अब क्या आ गया, एक आ गया मस्ट नोट का, मस्ट बी का आ गया, दो आ गए आपके शुड नोट के, और बाकी आ गए शल नोट के, और एक आपका आ गया शुड का आ गया 167। इस पे भी ज़रा हाईलाइट कर दें पेंसिल से, 167 पे इसमें शुड आ गया। ये आपने घर जाके याद करने, मेमोराइज़ करने हैं कि किस किस में शुड है, किस किस में शुड नॉट है, और किस किस में शल नॉट है, और कहाँ पर मस्ट बी है। एन एडवोकेट शुड इन जर्नल refrain from volunteering his legal opinion or addressing any arguments in cases in which such advocate is not engaged। कि अगर आप ऐसे मसले में इंगेज नहीं है जिसका वकील मैं हूँ, तो आप कभी भी मेरे क्लाइंट को मशवरा नहीं देंगे। उसके बाद लास्ट चैप्टर आ जाता है हमारा 168 से लेके 175 बी तक। 168 क्या कहता है? एन एडवोकेट शल नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट और प्रोसिक्यूट
और डिफेंड अ केस आउट ऑफ स्प्लिट पर्पस ऑफ हरासिंग एनीवन डिलेइंग एनी मैटर। कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है मुझे फ़लाँ बंदे को हरासमेंट में फ़ाइल करना है, हरासमेंट पिटीशन फ़ाइल करनी है, और आपको पता है वो गलत है, तो आप क्या फ़ाइल करेंगे? करेंगे, ज़ाहिर सी बात है, फ़ीस मिलेगी, तो क्यों नहीं करेंगे? लीगल एथिक्स के खिलाफ। उसके बाद एन एडवोकेट शुड ऑलवेज, अब यहाँ पर भी शुड का वर्ड आ गया, इसको भी पेंसिल से हाईलाइट कर लें। 169 एन एडवोकेट शुड ऑलवेज ट्रीट एडवर्स विटनेसेस एंड पार्टीज विथ फेयरनेस एंड ड्यू कंसिडरेशन। अच्छा, ये प्रैक्टिस बन चुकी है कि अगर एक मैटर के अंदर आप जो है प्लेंटिफ साइड में और मैं डिफेंडेंट साइड में हूँ, तो जो डिफेंडेंट है या डिफेंडेंट का जो विटनेस है, आप उसको बड़ी बड़ी आंखें करके दिखाएंगे कोर्ट के अंदर, उसको हरास करने की कोशिश करेंगे। ये भी प्रैक्टिस मैंने देखी है कोर्ट के अंदर। तो ये क्या है? ये मतलब कि आप अपने प्रोफेशन को क्या कर रहे हैं, उसका नाम बदनाम कर रहे हैं। अब एक जो मासूम शख्स है जिसने कोर्ट के अंदर कभी वो आया ही इसी मैटर की वजह से, या पहले कभी उसने कोर्ट नहीं देखी, या फिर उसने वकला हजरात नहीं देखे, तो आप उसके माइंड में अपना कैरेक्टर रॉन्ग बिल्डअप कर रहे हैं। देखें, हो सकता है कि आगे चल के किसी और मैटर में वही एडवर्स क्लाइंट आपका क्लाइंट बन जाए, तो कोशिश करें उसके साथ इखलाक से बात करने की कोशिश किया करें, बल्कि बात नहीं करते तो एटलीस्ट स्माइलिंग फेस तो दे दें। एन एडवोकेट मस्ट डिक्लाइन, अब यहाँ पर मस्ट का वर्ड आ गया। 170 में क्या आ गया? मस्ट का वर्ड आ गया। एन एडवोकेट मस्ट डिक्लाइन टू कंडक्ट अ सिविल काज और टू मेक अ डिफेंस व्हेन दैट इट इज़ इंटेंडेड मेयरली टू हरास और इंजर अपोजिट पार्टी। जब एक एडवोकेट को पता है कि ये जो केस है ये अदर अपोजिट पार्टी को बिला वजह इंजर करेगी, बिला वजह उसका टाइम वेस्ट करेगी, तो उसको चाहिए वो केस फाइल ना करे। उसके बाद 171 क्या? अच्छा, हम यंग एडवोकेट्स हैं तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कोई आपको तंग कर रहा है, हरास कर रहा है, ठीक है यार, बाई से भी कर देते हैं, ठीक है। अगर कोई जो है थ्रेट कर रहा है, बाई से भी के पिटीशन फाइल कर दे। इसमें हमारा क्या बेनिफिट हम देखते हैं? हम ये देखते हैं आर्डर पास हो जाएगा, आर्डर पास 10 आर्डर पास करने हैं हाई कोर्ट के लिए, तो इस वजह से हम फ्री में भी ये केस लड़ते हैं। लेकिन कोशिश करें जब एक लिटिगेशन का मशवरा हर किसी को ना दें। जब आपको लग रहा है कि एक शख्स से वो परेशान होकर आपके पास आया है, तो पहले तो ये कोशिश करें, उसको कहें कि आप आउट ऑफ कोर्ट अपनी सेटलमेंट की कोशिश करें। क्योंकि देखें, एक जो क्लाइंट है ना, एक आम शख्स है, वो वकील के पास और डॉक्टर के पास मजबूरी में आता है, कभी भी खुशी से कोई नहीं आता, मजबूरी में आता है। और आप उसकी मजबूरी का किस कदर फ़ायदा उठा रहे हैं, ये अल्लाह ताला ने आपको एक पावर दी है कि आप उसको साबित करें कि आप एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे वकील हैं, या फिर आप ख़ुद को साबित करें कि आप अच्छे नहीं हैं। उसके बाद 171 नो एडवोकेट इज़ ऑब्लाइज टू एक्ट आइदर एज एडवाइज़र और एडवोकेट फॉर एवरी पर्सन हु मे विश टू बिकम हिज क्लाइंट। यानी कि अगर कोई क्लाइंट आपको अपना वकील रखना चाहता है तो आप उसको अपना क्लाइंट बनाएं, अगर आप नहीं चाहते उसको अपना क्लाइंट बनाएं तो बेशक ना बनाएं। सही है। अच्छा, इसके कुछ क्रॉस रेफरेंसेस भी हैं, ये एंड करने के बाद वो मैं आपको कानून शहादत ऑर्डर के 2-3 आर्टिकल भी रिवाइज़ करवाता हूँ। उसके बाद आ जाता है 171 एन एडवोकेट इज़ ऑब्लाइज टू एक्ट। उसके बाद नो क्लाइंट corporate individual however powerful nor any caste civil political importance in to receive nor should any advocate render any service involving disloyalty to the law। कि कभी भी एक क्लाइंट अगर ये दिखाए कि वो डिसलॉयल है अपने मुल्क के साथ, कानून के साथ, तो आपको चाहिए कि आप उसको कभी भी जो है डिफेंड ना करें। मिसाल के तौर पे आप उसको, वो कहता है कि मैंने एक मर्डर तो कर दिया, दूसरा भी कर लूँगा, कोई मसला नहीं है, तो आप उसको क्या ना करें, उसकी काउंसलिंग करें, उसको बताएं कि एक जान की कितनी बड़ी कीमत है, ना कि उसको ये कहें कि खैर है कोई मसला नहीं, मैं कोर्ट को खुद ही देख लूँगा। उसके बाद 174 एन एडवोकेट शुड नॉट, अब दोबारा शुड नॉट आ गया, इस पर भी टिक कर दें। शुड नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट एज एन एडवोकेट इन मैटर अपॉन द मेरिट्स ऑफ विच ही हैज़ प्रीवियसली एक्टेड इन अ जुडिशल कैपेसिटी। मैं एक मैटर के अंदर खुद जज रह चुका हूँ, समझ रहे हैं, उसमें आप वकील थे, सर भी वकील थे। अब मैंने क्या किया, मैंने 1 साल बाद रिज़ाइन दे दिया। रिज़ाइन देने के बाद मैं दोबारा उसी कोर्ट में आ गया। कुदरती बात है कि क्लाइंट ने आपको फ़ीस नहीं दी, आप साइड हो गए, क्लाइंट ने मुझे वकील कर लिया, क्योंकि क्लाइंट ये देख रहा है कि यार ये जज रह चुका है, इसको एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो क्लाइंट ने मुझे क्या कर दिया, मुझे
अपना वकील हायर कर दिया, तो मैं कभी भी उस मैटर को लीड नहीं करूँगा कि जिसमें मैं खुद एक जज रह चुका हूँ। ये भी लीगल एथिक्स के खिलाफ है। इसके जो क्रॉस रेफरेंसेस, एक दो आपको क्रॉस रेफरेंसेस सीआरपीसी के अंदर भी मिल जाएंगे। जब आप एक जज की सीट में बैठेंगे, इंशाल्लाह आप आगे चल के जुडिशरी में अपियर होंगे, तो उसके भी एक दो क्रॉस रेफरेंसेस हैं इसके साथ कनेक्टेड, वो भी आपको समझाता हूँ, और कानून शहादत के भी समझाता हूँ। उसके बाद एन एडवोकेट विल यूज़ हिज प्रीवियस डेजिग्नेशन एज अ पोस्ट ऑफ रिटायर्ड जज। कभी भी नो एडवोकेट, क्या वर्ड आ गया, नो एडवोकेट। कभी भी आप एक एडवोकेट की हैसियत से पहले अगर जज रह चुके हैं, रिटायर्ड जज रह चुके हैं, रिटायर्ड अटॉर्नी रह चुके हैं, कभी भी अपने कार्ड पर, कभी भी अपने पम्फलेट पर नहीं लिखवाएंगे कि मैं एक फ़लाँ जगह पर जज रह चुका हूँ। लेकिन वकील क्या करते हैं, कहलवाते हैं। क्यों? कि फ़ीस अच्छी मिलेगी और क्लाइंट किसी और के पास नहीं जाएगा। ये तो जज रह चुका है भाई, ये तो फलां कोर्ट में जज रह चुका है, इट मीन्स के इसको अच्छी नॉलेज होगी। नो एडवोकेट शैल डिस्प्ले आउटसाइड हिज ऑफिस वेयर एवर एल्स हिज नेम प्लेट बोर्ड। बोर्ड का साइज़ जो है वो कितना होगा, 1, फिर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1/2 का। अब 1/2 का साइज़ कितना होता है, 1/2 का साइज़ मैक्सिमम इतना होता है, इतना साइज़ होता है और इतना होता है बस। कभी भी आप इस साइज़ का बोर्ड अपनी प्रैक्टिस या अपनी ज़िंदगी के अंदर आपने नहीं देखा होगा, बड़ा ही देखा होगा, बड़े बड़े बोर्ड देखा, तो वो सब के सब लीगल एथिक्स के खिलाफ है। एन एडवोकेट शल नॉट ज्वाइन और कैरी एनी अदर प्रोफेशन, बिजनेस, सर्विस। ये वो रूल है जिसके लिए जो एक वकील है वो दूसरे वकील के खिलाफ केस फाइल करता है सिंध बार काउंसिल में। क्या है कि कभी भी एक वकील किसी भी प्रोफेशन का हिस्सा नहीं होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा नहीं होगा, बिजनेस का हिस्सा नहीं होगा। शल नॉट बी एन एक्टिव पार्टनर, या किसी का भी पार्टनर नहीं होगा, सैलरीड ऑफिशियल नहीं होगा, और सर्वेंट टू बी सब्जेक्ट टू अ टर्म कंडीशन सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होगा। यहाँ पर वर्ड क्या है, सैलरीड ऑफिशियल। तो मैंने जिसके खिलाफ केस किया था वो सैलरीड ऑफिशियल में काउंट नहीं होता, सही है, वो सैलरीड ऑफिशियल में काउंट नहीं होता। तो इसमें अभी फर्दर क्या होगा प्रोसीडिंग में, नेक्स्ट हेयरिंग पे मेरे कन्विंस कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, एट दी एंड उस केस का नतीजा ये होगा कि वो जो केस है वो डिसमिस हो जाएगा और डिसमिसल का ऑर्डर पास होगा, सही है। उसके बाद एनी वायलेशन ऑफ सब रूल 1 बाय एन एडवोकेट शल इंटायर कॉन्सिक्वेंसेज एज प्रोवाइडेड रूल 108O। अगर कोई भी शख्स क्या करता है, वायलेशन करता है रूल 175 की, तो वो फिर नताइज देखेगा जो कि प्रिस्क्राइब्ड है 108 सब क्लास ओ के अंदर। अब 108 सब क्लास ओ के अंदर क्या लिखा गया है कि उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, उसके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब आते हैं इसके क्रॉस रेफरेंसेस की तरफ। ना, ये बुक लीजिए। अब इसके क्रॉस रेफरेंसेस की तरफ आते हैं। अब आप जी, वो इम्पोर्टेंट कौन है, हाँ। अब आप आएँ इसके क्रॉस रेफरेंसेस की तरफ। जब आप आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 9 और आर्टिकल नंबर 11 पढ़ते हैं कानून शहादत ऑर्डर का। अभी हमने लीगल एथिक्स के अंदर क्या पढ़ा, लीगल एथिक्स के अंदर हमने ये चीज़ देखी कि एक वकील का अपने क्लाइंट के साथ बिहेवियर कैसा होगा। अब आप आएँ इसको क्रॉस करें किसके साथ, कानून शहादत ऑर्डर के साथ। कानून शहादत ऑर्डर कहता है कि आर्टिकल 9 और आर्टिकल 11, आर्टिकल 9 ये कहता है कि कभी भी एक एडवोकेट अपने ही क्लाइंट के खिलाफ गवाही नहीं देगा, सही है, या क्लाइंट, सॉरी मैं गलत कोट किया मैंने, आपके क्लाइंट के साथ जो कम्युनिकेशन हुई है वो क्या है, वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, सही है। तो आप उस कम्युनिकेशन को ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, चाहे आप उसके एडवोकेट हैं या नहीं है, बाद में भी कोर्ट में नहीं बता सकते। एक क्लाइंट आता है, वो आपको कहता है कि मैंने मिस्टर आकिब का मर्डर कर दिया है, हाँ मैंने मिस्टर आकिब का मर्डर कर दिया है। अब क्लाइंट ने आपकी फ़ीस दी नहीं दी, या वो क्लाइंट आपके पास सेटिस्फाई नहीं हुआ, किसी और वकील के पास चला गया, तो आप देखते हैं अच्छा अब ये वकील इसका केस लड़ रहा है। आप क्या करते हैं, आप कोर्ट में जाते हैं, ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट्स एज अ विटनेस अपीयर होता है। आप कहते हैं कि जज साहब इसने खुद से मुझे बताया था कि इसने मिस्टर आकिब का मर्डर किया था, तो आपकी गवाही क्या है, वो एडमिसिबल नहीं है एज़ पर कानून शहादत ऑर्डर
दैट कम्युनिकेशन इज़ एन प्रिविलेज कम्युनिकेशन या फिर प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन। प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन क्या होती है? विच इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फोर्स डिस्क्लोजर। सही है, जिसको ज़बरदस्ती भी अगर कोई बता दे तो उसकी कोई भी अहमियत ना हो। इसी तरीके से अगर आप क्या करें, आप अपने क्लाइंट को ये कहें कि मिस्टर मोहम्मद मुबारक को आप जाके जान से मार दो और मैं कोर्ट को खुद देख लूँगा, तो अगर क्लाइंट आपके ख़िलाफ़ भी गवाही दे तो वो भी एडमिसिबल नहीं है। सही है, क्योंकि अभी मुझे इस वजह से याद आ गया क्योंकि हम पढ़ रहे थे ड्यूटीज़ ऑफ एडवोकेट टुवर्ड्स क्लाइंट। तो क्लाइंट के साथ जो ड्यूटीज़ हैं वो इन आर्टिकल के साथ कनेक्टेड हैं। किन आर्टिकल्स के साथ कनेक्टेड हैं? आर्टिकल 9 के साथ, आर्टिकल 11 के साथ। फिर ये बताता है आर्टिकल 9 और 11 में जो बात लिखी है वो उनके जो इंटरप्रीटर्स हैं या फिर उनके मुंशी वगैरह उन पर भी एप्लीकेबल है। मिसाल के तौर पे आपके ऑफिस में आपके मुंशी भी होंगे, आपका जूनियर भी होगा, तो उन पर भी ये चीज़ एप्लीकेबल है कि वो भी उसको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते कि उसकी क्लाइंट ने क्या बात बताई। और एज एन जज में बता रहा था कि जब आप एक जज बन जाते हैं तो जज बनने के बाद जब आप रिटायर होंगे, रिटायर होने के बाद आप उसी मैटर का हिस्सा नहीं बन सकते जो आप खुद उस केस को चला चुके हैं। इसी के साथ जब आपको डेजिग्नेशन मिलती है, जब आप आगे चल के जज बनते हैं, मजिस्ट्रेट बनेंगे, तो एज़ पर सीआरपीसी सेक्शन नंबर 561 या 562 आपको एक लिस्ट देनी होगी, नोट बिफोर कोर्ट। नोट बिफोर कोर्ट का क्या मतलब है कि आपको एक अपनी लंबी लिस्ट बतानी होगी कि ये लोग मेरे सीनियर हैं, ये लोग मेरे फ्रेंड्स हैं और ये लोग मेरे रिलेटिव्स हैं। तो बराए मेहरबानी अगर इन फ्यूचर ड्यूरिंग प्रोसीडिंग इन लोगों के केसेस मेरे पास आते हैं तो मैं इन लोगों के केसेस को ट्रांसफ़र कर दूंगा दूसरे मजिस्ट्रेट के पास, एज सेक्शन 190। सही है, किस लिए? ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट ना हो, समझ रहे, ताकि आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्रिएट ना हो उस केस के अंदर। डिग्निटी का मतलब ये है कि एक डेकोरम को बरकरार रखना। डेकोरम को बरकरार किस तरीके से रखना? एक जो है इज़्ज़त वाला प्रोफेशन है वकीलों का, वकीलों के बारे में कहते हैं दिस इज़ द प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स। सही है, तो डिग्निटी का मतलब ये है कि ये हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ डिग्निटी है, ये एक बहुत ही अजीम पेशा है। डिग्निटी को आप कह सकते हैं अजीम, डिग्निटी के जो लफ्ज़ी मीनिंग है अजीम का तर्ज दिया जाता है इसको, कि एक अजीम पेशा है। इस अजीम पेशे को बरकरार रखने के लिए वकील को ये काम नहीं करने चाहिए, वकील को ये जो है एक्ट्स परफॉर्म नहीं करने चाहिए। सही है, तो लीगल एथिक्स बहुत इजी है, इसके 2 पेजेस हैं। ये 2 पेजेस अगर आप की वर्ड्स को भी याद रख